हेलो, क्या हाल बच्चों? ठीक हैं? तो आज हम आपके बीच लेकर आए हैं क्लास 11 का एनुअल का क्वेश्चन जो आज एग्जाम हुआ था, है ना। कितना सही कितना गलत ये देख लीजिए। और वीडियो में अगर बने रहते हैं तो आप जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि पहली बार क्लास 11 में हमारे ख्याल से एनुअल इस टाइप का होना है, हुआ है। ठीक है, जो कि सरकार टाइम पे ले लिया है, डेडिकेशन के साथ ले लिया है। चलिए, मार्च में आज से पहले कभी एग्जाम हमारे ख्याल से बिहार बोर्ड में 11 का नहीं हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। एक पिकोमीटर लिखा जाता है, एक पिकोमीटर को लिखा जाता है, कैसे लिखा जाएगा? एक पिकोमीटर को लिखा जाता है डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटोएटो, या फिर याद है ही आपको, डेका हेक्टो किलो जीगा मेरा जीगा पेटा टेरा पेटा एक्सा जो भी है। तो आप यहां से पिको का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 पिको इज इक्वल टू, ये तो एंगस्ट्रॉम का होता है, ये एंगस्ट्रॉम का होता है, ये नैनो का होता है, ये फिलहाल अभी कुछ का नहीं है। ठीक है, तो ये एंगस्ट्रॉम के लिए, पिको के लिए आपका ये था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में होता है कि दोबारा आपको वही पदार्थ आप कोई प्रोसेस यूज करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सल्फर का हवा में जलना। जब सल्फर हवा में जलेगा तो फिर से सल्फर नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब कार्बन का हवा में जलना, कार्बन जब हवा में जलेगा तो कार्बन मिलेगा, कार्बन मिलेगा। ठीक है, CO2 से CO2 में कार्बन है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर बी नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है, एक AMU बराबर होता है। एक AMU बराबर क्या होता है? एक AMU बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻24, या फिर अगर केजी में देता है तो 1.767 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूंकि इसमें 1000 से भाग दे दिए, ग्राम में था केजी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर है आपका, क्या है? 4.25 ग्राम अमोनिया, 4.25 ग्राम अमोनिया। ठीक है, अणुओं की संख्या पूछा है, तो 1 मोल्स में कितना होगा? 1 मोल्स में कितना होगा? ठीक है, 1 मोल्स में कितना होगा? 1 मोल में 1 एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। 1 मोल में कितने अणु होते हैं? एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। कितने में? 1 मोल्स में। ठीक है, तो कितने मोल्स हैं देख लेते हैं। NH3 का भार कितना होगा? 14 और 3 17। अच्छा, आपको यहाँ पे अमोनिया और अमोनियम में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। अमोनिया तो NH3 हो गया है ना, अमोनियम NH4, एक हाइड्रोजन यमराज के रूप में आ गया, यमराज, है ना। एक हाइड्रोजन का बढ़ना यानी कि यम लगना, अमोनिया में अमोनियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये मोलर मास इसका कितना होता है? 17। NH3 का मोलर मास 17, 14 हो गया नाइट्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन के लिए आपका कितना? 3। ठीक है, तो मोल्स कितना है? गिवन मास अपॉन मोलर मास 4.25 अपॉन 17, 25 चौका 100, 4 चौका 16 यानी कि 17, कट गया, कितना हो गया? 1/4 मोल्स। कितना? 1/4 मोल्स। टोटल अणु कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यानी 1.5 चौका 6, 4 डेवरे 6। ठीक है, आपका 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़िए। 3 ग्राम कार्बन के ऑक्सीजन में आधिक्य में पूर्णता रूप से जलाने पर क्या मिलेगा? 3 ग्राम, तो कितना मोल्स है पहले ही चेक कर ले। मोल्स ऑफ कार्बन के लिए क्या कर लेते हैं? 3 अपॉन गिवन मास अपॉन 12, यानी कि 1/4 मोल है। कितना मोल? 1/4 मोल्स। फिर देख लेते हैं, कार्बन को आप क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं, कार्बन को जला रहे हैं, CO2 मिल रहा है, यानी कि LR कौन है आपका? यही हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन के आधिक्य, ये तो अनलिमिटेड है। ठीक है, लिमिट में कौन है? कार्बन, तो इसी के हिसाब से चलेगा। ये अगर 1 मोल है
तो इसका भी 1 मोल बनेगा। तो हमने देखा कि 1/4 मोल है, तो इसका भी 1/4 मोल बनेगा। तब वेट ऑफ CO2, वेट ऑफ CO2 क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1 मोल CO2 का भार कितना 44, कट गया कितना आया 11 ग्राम। आपका सही आंसर है 2 नंबर। सही आंसर क्या है 2 नंबर। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी होगी, क्या? ईंट पर चढ़ के नाच, ईंट पर चढ़ के नाच। इलेक्ट्रॉन को थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का आप कैलकुलेट कर लिए अब तक। चैडविक। कौन किए? चैडविक, जेम्स चैडविक। ओके आगे बढ़िए, आगे बढ़ रहे हैं। नाभिक के परमाणु बाह्य परमाणु क्षेत्र में रहता है, तो नाभिक के अंदर कौन रहता है? नाभिक के अंदर कौन रहता है? नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, बाहर में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। सिर्फ आंसर इलेक्ट्रॉन जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। ओके चलिए आगे बढ़िए। क्या है? निम्नलिखित में किसके द्वारा पॉजिट्रॉन को व्यक्त किया जाता है? पॉजिट्रॉन के लिए तो ई पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ पर तो ई पॉजिटिव है नहीं। प्रोटॉन के लिए क्या आना चाहिए? ई पॉजिटिव। ठीक है, आप इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, आप इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोजन में भी अगर प्लस रहता तो ये हो जाता, ये निगेटिव है, बात ही नहीं करेंगे। पॉजिटिव है बट नीचे देने का कोई लॉजिक है नहीं। चलिए इनमें से कोई नहीं लगा के आगे बढ़िए। किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या सदृश्य नहीं हो सकती है, किसने कहा? यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? चारों क्वांटम संख्या क्या क्या है? मेन क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m और स्पिन क्वांटम नंबर s। s में आप जानते होंगे प्लस और एक माइनस होता है, ठीक है, प्लस आप और माइनस आप। तो ये कौन दिए हैं? पाउली के अपवर्जन सिद्धांत होता है। स्पिन क्वांटम नंबर पे वही शोध किए थे, कौन? पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्रोमियम एक्सेप्शन आ गया, क्रोमियम देखते ही एक्सेप्शन, ठीक है। कॉपर और क्रोमियम, कॉपर को 9 पे जाके 10 कर लेता है इससे 1 लेके, और ये D5 कर लेता है इससे 1 लेकर, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार आपको बताने चाहिए। वो तो होना क्या चाहिए कि ऑर्गन है, उसके बाद 4s2 होना चाहिए, उसके बाद 3d4 होना चाहिए। बट डी हाफ फील्ड पे स्टेबल हो जाता है, डी हाफ फील्ड पे स्टेबल होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वहां पे स्टेबल होने के लिए वो ले लेगा तो 4s1 3d5, 3 को पहले, डी को 4 को बाहर में रखेंगे। आंसर इज ए। ये गलत है। चलिए आगे बढ़िए। एक गैस आरंभ में एक वायुमंडलीय दाब पर काम कर रहा है, ठीक है। आरंभ में एक वायुमंडलीय दाब पे काम कर रहा है, तो आरंभिक आयतन का 1/4 में संपीड़ित गैस, यानी कोई बड़ा सिलेंडर भी वॉल्यूम का है और उसका 1/4 वॉल्यूम का सिलेंडर एक लिए, और उतना ही गैस जितना बड़ा वाला में था इसमें रखेंगे तो कंप्रेस होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर कितना बढ़ेगा यही निकालना है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आप जानते हैं। एक गैस आरंभ में 1 एटीएम यानी कि 1 हो गया। वॉल्यूम कितना है आरंभिक आयतन के, यानी कि V मान लेते हैं। P2 पूछा है, V2 कितना है? V/4, V से V कैंसिल, P2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4 एटीएम। कितना हो जाएगा? 4 एटीएम। तो 4 एटीएम वायुमंडलीय दाब, 4 एटीएम वायुमंडलीय दाब में आ गया एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर गैस स्थिरांक का मान SI इकाई में होता है, गैस स्थिरांक का मान SI इकाई में होता है। तो SI बोला है ना भाई, अगर सीजीएस में पूछता तो आपका 1 नंबर हो जाता। SI में पूछा है, जूल होगा, जूल पर केल्विन, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ठीक है। लेकिन यहाँ तो SI यूनिट में पूछा है इसलिए जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
4.4 ग्राम CO2 का एसटीपी पे आयतन होगा। 4.4 ग्राम CO2 का एसटीपी पे आयतन होगा। एसटीपी पे आयतन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, एसटीपी पे 4.4 ग्राम CO2 का कितना ग्राम है ये पहले मोल्स ऑफ CO2 निकालते हैं। तो गिवन मास 4.4 ग्राम, मोलर मास 44 अभी निकाले थे ऊपर, 1/10 कैलकुलेट होके आया। यानी कि एक मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर। तो इतने मोल है, यानी कि 1/10 मोल, 1/10 मोल के लिए कितना हो जाएगा 22.4, कैलकुलेट करेंगे 2.24 लीटर। आंसर इज बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट पे आपको चलना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे पहुंच गए, क्या है कि निम्नलिखित में कौन गैस डाल्टन के आंशिक दाब नियम का पालन नहीं करता है। करने वाला कौन है, डाल्टन चचा क्या कहते थे आपको, आपको क्या कहे थे कि पी टोटल जो होगा, पी टोटल जो होगा वो क्या होगा, पी टोटल जो होगा, पी टोटल जो होगा पीए प्लस पीबी प्लस पीसी के बराबर होगा, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी के बराबर, यानी और भी डॉट डॉट जितने भी कंपाउंड्स होंगे, गैस होगा, जितने भी पदार्थ होंगे उस सबके प्रेशर के योगफल के बराबर होगा। परंतु आपको यहां पर से देखना है कि कौन होगा, तो जो होंगे उसका प्रेशर ऐड होगा, ऐड होने के लिए उसे उसमें रहना तो चाहिए ना। यानी कि कंसेप्ट बनाएंगे हम, जुगाड़ होगा कि जो अभिक्रिया नहीं करेगा वो फॉलो करेगा, और जो अभिक्रिया कर जाएगा वो फॉलो नहीं करेगा डाल्टन चचा के रूल को। तो O2CO2 अभिक्रिया करेगा नहीं, तो ये कर जाएगा। Cl2 और SO2 नहीं करेगा, ये तो नॉवेल है, ये तो और नहीं करेगा, ये करता है, ठीक है, आपको बताया पढ़ाया गया होगा। N2 प्लस O2 अभिक्रिया करके बनाता है 2NO2, यहाँ पे 2 लगा लेंगे, यानी कि जुड़ के हो जाएगा 1, यानी कि पार्शियल प्रेशर घट जाएगा, इसका घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। तो आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन मूल मध्यमान वर्ग वेग का व्यंजक नहीं है, मूल माध्य वर्ग या फिर वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक नहीं है वेग के लिए। तो आप जानते हैं नहीं है, यानी कि 3 सही है इसमें। एक तो डायरेक्ट फार्मूला है, एक तो आपका डायरेक्ट फार्मूला है, उसके बाद 3 को छाटना पड़ेगा 2 को। ये तो √3RT/m आपका RMS वैल्यू ही होता है, VRMS बराबर ही होता है, VRMS बराबर होता है, तो ये तो होता है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं पूछा है, तो ये तो नहीं होना है। चलिए तो कौन नहीं होता है एक बार देख लिया जाए, VRMS इज इक्वल टू √3RT/m, ठीक है, 3RT/m हो गया। अब इसको रिलेट करना है, यहाँ पर डेंसिटी के टर्म में दिया, प्रेशर के टर्म में दिया, ठीक है, प्रेशर डेंसिटी, यानी कि हम इसको ले चलते हैं PV इज इक्वल टू nRT पे। आदर्श गैस समीकरण है ना, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं PV, n के लिए गिवन मास यानी कि द्रव्यमान बटे वॉल्यूम आयतन, गिवन मास बटे मोलर मास, मतलब अनुभार, क्या हो गया, अनुभार, ठीक है, द्रव्यमान के टर्म में दिया है ना, सॉरी डेंसिटी के टर्म में। चलिए तो इसको ना क्या करते हैं, P इज इक्वल टू अनुभार को उधर ले लेते हैं, अनुभार को इधर और वॉल्यूम को इधर, ठीक है, द्रव्यमान को इधर कर लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है भैया मेरे, द्रव्यमान बटे में आयतन, बटे में आयतन। तो द्रव्यमान गुने हो जाएगा क्या चीज, द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम,
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी घनत्व तो लिख लिया, इसको उधर भेज दिया, वॉल्यूम आयतन हो गया। तो यहां पर से हम देखेंगे कि P, ठीक है, RT है ना, इधर PV, तो इधर RT, ठीक है, इधर द्रव्यमान इधर चला गया, ठीक है, गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास बटे मोलर मास। तो द्रव्यमान के लिए हम क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, P प्रेशर है, V और द्रव्यमान के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बटे अनुभार, मोलर मास। क्या चीज हो गया, मोलर मास। तो इधर इधर हो गया अनुभार, अनुभार, ठीक है, इंटू RT, V से V कैंसिल हो जाएगा, RT बटे M अगर करते हैं, ये इधर चल जाएगा, ये उधर चल जाएगा। अनुभार क्या है, मोलिकुलर मास, M बचा हुआ है, तो यहां पर देख लीजिए P इज इक्वल टू P बटे D, P बटे D, D को इधर लाए तो इधर क्या हो गया, RT बटे M मोलिकुलर मास जो अनुभार है, ठीक है। अब यहां से डेंसिटी को टर्म में रखा जा सकता है, RT बटे M को यहां से डेराइव कर ले, RT बटे M को यहां से डेराइव कर ले, इसको उधर भेज दीजिए, RT बटे M को इधर रखे हैं, ठीक है, तो ये सबको उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, V, या फिर छोड़ दीजिए, या फिर छोड़ दीजिए, RT बटे M के लिए आप क्या रहा है, P बटे D, इसी वैल्यू में आप क्या करेंगे, √3, RT बटे M के लिए P बटे D, तो P बटे D, यानी कि आपका ये भी सही आया, PV इक्वल टू NRT से, ठीक है। अब आप इसको V के टर्म में रखा है, P V बटे M, P V बटे M √PV बटे M, यानी डेंसिटी को इन्वॉल्व नहीं किया है। तो चलिए देख लेते हैं, RT बटे M के जगह पे, RT बटे M के जगह पे PV बटे M रख देगा, यहां से देख लीजिए, ये RT बटे M, RT बटे M इधर रह जाएगा, M इधर चला जाएगा, यानी कि यहां से कर लेगा PV इज इक्वल टू M मास है, तो PV को M इधर लिख लिए, RT बटे M, RT बटे M मोलिकुलर मास है, मोलर मास, ये स्मॉल m से कर लेते हैं, इसको कैपिटल M से, ठीक है। तो PV बटे M, तो देखिए यहाँ पे ठीक है, बट इसको स्मॉल में देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन में इसको मॉलिक्यूलर मास बता रहा है तो दूसरा क्वेश्चन में इसको मोलर मास कैसे कर लेगा, सॉरी वेट कैसे लिख लेगा। तो ध्यान देना चाहिए था एग्जामिनर को, यहाँ पर स्मॉल में आना चाहिए, ये भी सही है, ये गलत हो जाएगा आपका, यानी कि ये व्यंजक नहीं है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर और भी चाहिए आगे तो आप जल्दी से कमेंट्स करें, और कमेंट्स करने के बाद मैं 30 to 50 मिनट्स आपका लेंगे और फिर आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे अगले 15 क्वेश्चन का। ओके, थैंक यू, स्टॉप कीजिए।